हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आइडियाज़, उनके जो इकोनॉमिक थॉट्स हैं या फिर जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इकोनॉमी की तरफ और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उनके पॉवर्टी पे क्या व्यूज़ थे, सोशलिज्म को किस तरीके से वो प्रमोट करते थे, जेंडर इक्वालिटी पे, ट्रेड पर, और जो जितने भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक आइडियाज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. देखिए, सबसे जब भी हमने जितने भी अभी तक इकोनॉमिक आइडियाज़ पढ़े हैं, जितने भी इंडियन थिंकर्स का, उसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम रही है वो ये है कि जो इंडियन राइटर्स थे या जो लीडर्स रहे या जो भी इकोनॉमिस्ट भी रहे या पॉलिटिकल लीडर्स रहे, उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स को और इकोनॉमिक्स को अलग नहीं माना। उन्होंने इन्हें अलग सब्जेक्ट्स की तरह नहीं देखा। उन्होंने कभी भी अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ अलग और इकोनॉमिक आइडियाज़ अलग ऐसा नहीं दिया है। तो हम जब भी इनकी पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक आइडियाज़ की बात करते हैं तो उन दोनों को हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग स्टार्टिंग में इनके जो मिक्स्ड आइडियाज़ है उनको कवर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जो इनके इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक आइडियाज़ है उनको एंड की तरफ कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। राम मनोहर लोहिया जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर है। आप कह सकते हैं फ्रीडम के बाद में इंडिया की फ्रीडम के बाद में इनका बहुत रोल रहा है। बहुत ज़्यादा इन्होंने डेवलपमेंट में हेल्प करी है, बहुत सारी पॉलिसीज़ में इन्होंने हेल्प करी है। सोशल जस्टिस के फील्ड में या फिर इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी इनका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए इनके बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ रहे। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काफ़ी काम करा हुआ है। देखिए, अब यहां से हम लोग इनके स्टार्टिंग में पहले इनका पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल आइडियाज़ कैसा था उसको समझेंगे। उसी की वजह से, क्योंकि आपको पता है किसी भी स्टेट की इकोनॉमी जो है वो उसके पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहती है। इंडिया क्या था उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स के अंडर में था। फिर धीरे धीरे आज़ादी मिली 1947 में। तो बहुत ही इनिशियल फेजेस में ये जो लीडर्स थे, चाहे आप महात्मा गांधी की बात करें, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इन सबके में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियाज़ का डोमिनेंस ज़्यादा है और इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा कम है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अच्छा ये जो राम मनोहर लोहिया है, इनके जो आइडियाज़ ये बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी से तो मैच करते ही है। साथ में इनके कुछ ऐसे आइडियाज़ है जो पुराने टाइम के एरिस्टोटल, प्लेटो और आपका फिर जेएस मिल से के जो लिबर्टी का इनका जो कंसेप्ट है वो सब भी काफ़ी ज़्यादा इनका मैच करता है। तो इनके जो आइडियाज़ ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स रहे। इन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में अपने आइडियाज़ दिए। सबसे स्टार्टिंग हम लोग करेंगे इंडिविजुअल फ्रीडम से। देखो, इंडिविजुअल फ्रीडम में ये बिल्कुल जो क्लासिकल्स थे आपके एडम स्मिथ और जेएस मिल, जेबी से, इन सब की तरह ये भी बात करते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा लेजे फेयर की बात करते थे एडम स्मिथ कि किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। उसी तरीके से जो राम मनोहर लोहिया ये भी इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। ये मानते थे कि किसी तरीके का स्टेट इंटरवेंशन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किसी भी तरीके की रोक वगैरह, ये सब थोड़ा अच्छा नहीं है। अगर इंडिविजुअल फ्री रहेगा तभी ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा। और साथ ही में ये कांट के जो व्यूज़ है या फिर कार्ल मार्क्स के जो व्यूज़ है उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते थे। देखिए, इन्होंने लिबर्टी के मामले में तो ये इतने आगे तक चले गए थे कि ये कहते थे कि अगर कोई बंदा अपना सुसाइड भी करना चाहता है, अगर वो खुद से मरना चाहता है, उसमें भी स्टेट को दखल नहीं देना चाहिए, पुलिस को दखल देने का कोई हक नहीं है। अगर कोई मरना चाहता है तो वो मर भी सकता है अपने हिसाब से। ऐसा भी राम मनोहर लोहिया का कहना था। जबकि जो जेएस मिल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है, आपने पढ़ा होगा मिल्स की रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी वगैरह। तो ये क्या कहते थे, ये भी बहुत लिबर्टी को प्रमोट करते थे कि लिबर्टी होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। मगर ये नहीं कहते थे कि अगर कोई सुसाइड करना चाह रहा है तो वो सुसाइड भी कर ले। इन सब चीज़ों में ये आकर के थोड़ा सा राम मनोहर लोहिया बहुत एक्सट्रीम पर चले गए थे इंडिविजुअल फ्रीडम के। तो इनके लिए इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। देखिए,
ओवरऑल इनका जो इकोनॉमिक आइडिया है या इकोनॉमिक थॉट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ही इर्द गिर्द घूमता है। राम मनोहर लोहिया का डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और साथ में एक तरीके के ये बिल्कुल कट्टर सोशलिस्ट थे। आप ऐसा कह सकते हैं इन्होंने सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की पॉलिसीज़ में। ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके साथ भी इनका थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता था, क्योंकि ये सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे और ये कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी इंडियन इकोनॉमी को लेकर के उससे थोड़ा सा ये एक गुस्सा रहते थे कई बार। अब देखते हैं हम लोग इनका जो इन्होंने 7 रिवॉल्यूशंस करके इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, जिसका जो 7वां रिवॉल्यूशन था वो बेसिकली क्या था, वो आप कह सकते हैं कि हिज 7th रिवॉल्यूशन एम्स एट प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय द कलेक्टिव। इसका क्या मतलब है, यानी कि इनको हमेशा इंडिविजुअल फ्रीडम के खो जाने का डर रहता था। इनको लगता था कि किसी एक पर्सन की जो फ्रीडम है कहीं स्टेट उस पर कब्जा ना कर ले, कहीं स्टेट किसी को दबा ना दे, कहीं जो रूलर से वही क्या जो मतलब जो रूल कर रही है जो सरकार है वही कहीं ऑप्रेसर ना बन जाए। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फाइट करते थे। ये राइट्स ऑफ प्राइवेसी या आपका हर एक चीज़ के राइट के लिए ये कहते थे कि इंडिविजुअल को फ्रीडम हमेशा हर चीज़ के लिए मिलनी चाहिए, तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कर पाएगा। अब देखते हैं हम लोग इनके एक और आइडिया को, पॉवर्टी एलिविएशन। आपको पता है जितने भी इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स है, चाहे वो आर.सी. दत्त हो, चाहे वो नौरोजी हो, चाहे वो आपके दूसरे जो भी थिंकर्स है, सब इंडिया की जो पॉवर्टी है उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स या बहुत सारे तरीके की रेमेडीज़ बताते हैं। सेम चीज़ इनके साथ भी है। ये भी क्या कहते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी को हटाना होगा और पॉवर्टी को हटाने लायक ही पॉलिसीज़ हमें बनानी चाहिए, यानी ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इकोनॉमिक एक जो केवल ग्रोथ ना करे बल्कि जो आपका एक तरीके से सोशल जस्टिस भी करे। जो गरीब व्यक्ति है उस पर भी पैसा अच्छे से खर्च हो, उसके पास भी पैसा आए, उसकी भी थोड़ा सा बेटरमेंट हो, उसका भी थोड़ा सा वेलफेयर हो। इस तरीके से ये प्रमोट करते थे। जेंडर इक्वालिटी को में ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। जो वुमेन का रोल है इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिक्स में किसी भी कंट्री की, उसको ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। जिस तरीके से आपके प्लेटो थे या इंडियन सेंट्स थे या जो दूसरे जो थिंकर्स थे उसकी तरह से ये भी इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे। यहाँ तक कि जो लोहिया जी है ये हर चीज़ में एक्सट्रीम पहुँच जाते थे। ये केवल इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करते थे कि मैन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, बल्कि ये क्या कहते थे, वुमेन को आप प्रिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी दो, यानी वुमेन को आप और ज़्यादा चीज़ों में प्रिफर करो और ज़्यादा उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दो। और क्योंकि वो काफ़ी समय से दबती चली आई है जो वुमेन का जो कंडीशन है सोसाइटी में, तो इस वजह से उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक प्रेफरेंस मिलना चाहिए ओवर मेल्स हर एक चीज़ में, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो, हर एक चीज़ में वुमेन को एक तरीके का प्रेफरेंस मिलना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा पहले इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म कि ये बुराई करते हैं, उसकी खामियों के बारे में बताते हैं, और फिर उसी के बाद से ये अपने इकोनॉमिक आइडियाज़, इनके जो मेन इकोनॉमिक आइडियाज़ है वहाँ पर हम लोग आएंगे जहाँ ये सोशलिज्म की तारीफ़ करते हैं, सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं। देखो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, अगर आपको इन दो शब्दों का मतलब नहीं पता है तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है, जो वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं यानी जो आपकी पावरफुल कंट्रीज़ है जिन्होंने हमेशा रूल किया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे या ईस्टर्न कंट्रीज़ पे, इंडिया पे जैसे ब्रिटेन ने रूल किया, ब्रिटेन ने वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ पे रूल किया। तो ये क्या करती थी, ये ऐसे अंडर डेवलप्ड जो भी एरियाज़ है जैसे इंडिया या जो भी इनके सब्जेक्शन के अंडर में है या जो इनकी कॉलोनीज़ है वहाँ से रिसोर्सेज को ड्रेन करती थी और अपने देश में डेवलपमेंट करती थी, अपने लोगों पे खर्चा करती थी, अपने लोग मज़े में रहते थे और यहाँ से जो ये जो गरीब देश थे या आप कह सकते हैं जो ये एक कॉलोनीज़ थी यहाँ इनको लूटती थी और अपने देश में डेवलपमेंट करती थी। इसी को इंपीरियलिज्म कहते हैं और इसी के साथ में वर्ड जुड़ा हुआ है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मतलब कॉलोनीज बनाना, अपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों पे कब्जा कर कर और वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाना, फिर उसको लूटना, यानी इंपीरियलिज्म। तो इन दोनों ही चीज़ों के खिलाफ थे
जो आपके राम मनोहर लोहिया जी थे, और इसी से इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ की शुरुआत होती है जहाँ पर ये सोशलिज्म की बात करते हैं। अब देखो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में भी अगर जो पॉलिटिकल साइंस का बच्चा है उसके लिए तो समझना ईजी है, लेकिन अगर कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है और कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म फिर भी आपको पता होगा कि जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, यानी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर और इंडिविजुअल लोग अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, अपना काम करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, और जो भी टैक्स वैक्स देना होता है सरकार को वो दे देते हैं, अपना इंडिविजुअल लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं। ठीक वहां पर कैपिटलिज्म होता है, कुछ लोगों के पास, चंद लोगों के पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, ज्यादा पैसा होता है, कुछ ही लोग होते हैं जो देश में बहुत ज्यादा अमीर होते हैं जिनका सब चीजों पर कब्जा होता है। ठीक। ऑन दी अदर हैंड कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म में होता है जैसे चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, या काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कम्युनिज्म प्रिवेल करता है। कम्युनिज्म में हर एक चीज़ स्टेट के अंडर में होती है, यानी ज़्यादा जो पावर्स है वो स्टेट के पास है, यानी गवर्नमेंट के पास है। लैंड की पावर, लैंड का जो आप कह सकते हैं एक ओनरशिप है, वो किसके पास है, सरकार के पास है। सरकार ही मालिक है। आप जो अगर रह रहे हो अपने लैंड पर तो उसकी मालिक सरकार ही है, बस आप कुछ उस वहाँ पर रह पा रहे हो कुछ सरकार की वजह से। अगर सरकार चाहे तो वो आपसे वापस ले सकती है। कम्युनिज्म में बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है हर एक चीज़ पर, पब्लिक गुड्स पर, और मतलब ज़्यादातर चीज़ों पर और ज़्यादातर रिसोर्सेज पर आपका सरकार का ही कंट्रोल होता है। जबकि सोशलिज्म क्या होता है, इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं सोशल जस्टिस होता है, या फिर इसमें जो है जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है या फिर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम होता है, और लोगों के बीच में आपस में एक तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी लोगों के पास, सबके पास, जो गरीब है उसके पास भी कुछ है, जो अमीर है, या मतलब दो साइडेड गेम नहीं होता है। ठीक। सोशलिज्म में बेसिक जो आइडिया होता है, इनके वर्ड्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, मनोहर जी क्या कहते हैं कि इफ सोशलिज्म इज टू बी डिफाइंड, तो उसे ये कहेंगे इक्वालिटी और प्रॉस्पेरिटी, यानी सबके एक तरीके से समान रूप से सबके पास पैसा हो, या सब काम कर रहे, सब मेहनत कर रहे, सब अपना कमा रहे, इस तरीके से। काफ़ी हद तक ये जो कार्ल मार्क्स का आइडिया है या जो गांधी का सोशलिज्म है उससे मिलता जुलता ही है राम मनोहर लोहिया का भी, मगर ये इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं, ये सोशलिज्म को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बनाते हैं, ये सोशल पॉलिसीज़ बनाने में चले जाते हैं कि इनके आइडियाज़ थोड़े काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर रहते हैं हर एक चीज़ में। ये बिल्कुल ही कम्युनिज्म को भी डिस्कार्ड करते हैं, कैपिटलिज्म को भी डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म भी इनइक्वालिटी को लाता है, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। कम्युनिज्म में भी क्या होता है कि सरकार के पास ज़्यादा पैसा है और लोगों के पास मतलब रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन सोशलिज्म ऐसा है जहाँ पर दोनों के पास इक्वली या इक्वल लिबर्टी रहती है, तो इस चीज़ को ये ज़्यादा अच्छा मानते हैं। द रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी इज़ वन ऑफ द 7 रिवॉल्यूशंस। हमने स्टार्टिंग में ही बात की, ये 7 रिवॉल्यूशंस रखते हैं अपने लिए लोहिया जी। इन्होंने 7 रिवॉल्यूशंस की बात करी थी, जिसमें से एक इनका रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी भी रहा है। इन्होंने इसके अलावा एक और चीज़ बोली है कि एक कंट्री जितनी ज़्यादा पुअर होगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर में इनइक्वालिटीज़ भी रहेंगी, तो इस वजह से ये ज़्यादातर सोशलिज्म को ही प्रमोट करते हैं। अब अगेन कैपिटल कैसे फॉर्म होगा किसी कंट्री में, उसके लिए ये क्या कहते हैं कि देखो कैपिटलिज्म की मदद से कैपिटल नहीं फॉर्म होगा, उसके लिए भी आपको सोशलिज्म ही करना होगा, उसके लिए भी आपको इंडिविजुअल फ्रीडम ही देना होगा। ये क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कैपिटल इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल इंडिया जैसी कंट्रीज में कैसे आएगा, इक्वालिटी की ही मदद से आएगा, यानी सोशलिज्म की ही मदद से आ सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के भी ये मतलब ठीक ठाक इनके व्यूज़ थे दैट की होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, मगर इस तरीके का नहीं कि एक साइड से ही इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। मतलब ब्रिटेन ट्रेड कर रहा है, इंडिया से पैसा कमा रहा है, लेकिन इंडिया को कुछ भी नहीं, इंडिया केवल इम्पोर्ट करा रहा है, ऐसा नहीं। इनके क्या व्यूज़ थे, ये चाहते थे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो दोनों तरफ से होना चाहिए, और साथ ही में जो अमीर कंट्रीज़ है उनको ज़्यादा मदद करनी चाहिए आपकी जो पुअर कंट्रीज़ है उनमें। तो एक तरीके की ये एक वर्ल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बात करते हैं, जो कि अपने अपनी एबिलिटी के हिसाब से हर एक नेशन को हेल्प करे उसकी नीड्स में। तो ये क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे या फिर ज़्यादा
पैसा लगाए आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ऐसा ना हो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से और ज़्यादा सस्ते में सामान ले रहे हैं और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और अपना ट्रेड बढ़िया हो रहा है, और यहाँ पर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको ट्रेड का कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो इनका कंसेप्ट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पावर्स, द 4 पिलर स्टेट कंसेप्ट। डिसेंट्रलाइजेशन से आपको पता ही चल गया होगा किसके आइडिया से ये मैच करता है, महात्मा गांधी जी के आइडियाज से ये मैच करता है। महात्मा गांधी भी हमेशा कहते थे कि जो विलेजेस है या जो बिल्कुल लोअर यूनिट्स पे जो आपकी एंटिटीज़ है, जैसे विलेज हो गया या डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, विलेज का सर्वोदय करना चाहिए, विलेज का रीजनरेशन करना चाहिए। सेम चीज़ आपके राम मनोहर लोहिया जी भी कहते हैं कि 4 पिलर्स होते हैं किसी भी स्टेट के। इन्होंने 4 पिलर्स या 4 लिम्स की बात करी है जो कि आपका ओवरऑल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही तरीके से जो इम्पॉर्टेंट है और जिनके पास इक्वल पावर्स होनी चाहिए या फिर एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए इन चारों यूनिट्स के बीच में। अब ये 4 यूनिट्स कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, आपका जो मेन जो स्टेट है या जो सेंट्रल पावर है, फिर आपकी जो फेडरल यूनिट्स है, उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका जो विलेज है। ये क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी देश में कि सारी पावर्स, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग या पॉलिटिकल पावर्स सेंट्रल के ही हाथों में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत पावर्स हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे भी एक तरीके से इक्वल पावर्स या एक तरीके से काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट पावर्स देनी चाहिए। अगर चारों हाथ जो होंगे, चारों जो लिम्स होंगे, वो प्रॉपरली अगर फंक्शन करेंगे तभी आपका स्टेट या आपका जो नेशन है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा, और ये सब इंटरडिपेंडेंटली आपस में काम करने चाहिए। तो ये जो है ये डिवीजन ऑफ पावर्स में बिलीव करते थे, ए डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर्स। इसी वजह से इन्होंने ये 4 पिलर स्टेट का कंसेप्ट दिया था, और ये चारों पिलर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसी चीज़ को लेकर के ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते थे या फॉल्टी मानते थे कि यहाँ पर प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं है। देखिए, आप आज जो देख रहे हो पंचायती राज सिस्टम है गाँव में, और आपका ज़िला पंचायत से या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो 4 टीयर गवर्नमेंट है या 3 टीयर, ये बहुत लेट में आई है। या आपकी 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद में आई है, काफ़ी लेट में इंडिपेंडेंस के ये सब आया है। उस टाइम पर जब राम मनोहर लोहिया थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तब मेन जो था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स थी वहाँ पर। तो इस वजह से ये जो इंडियन सिस्टम है, जो इंडियन इकोनॉमी है, उसको थोड़ा सा फॉल्टी मानते थे, और इन्होंने अपना 4 पिलर का कंसेप्ट दिया था। अब देखिए, इनका एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक आइडियाज़ में इनके जो भी व्यूज़ थे वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली है। साथ ही साथ इन्होंने फेमाइन से लड़ने के लिए जो आपकी जो भुखमरी की जो स्थिति थी, या ऐसी स्थिति आगे फ्यूचर में अगर आती है तो हमें क्या करना चाहिए, या इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक मूवमेंट या आप कह सकते हैं एक आइडिया दिया था, जिसे इन्होंने घेराव बोला था या फिर घेरा डालो आंदोलन। अब ये इस घेरा डालो आंदोलन में ये क्या करते थे, ये बेसिकली इस तरीके से कहते थे कि अगर फूड ग्रेन्स की या अनाज की कमी हो जाए, या फिर आपके पास पैसे नहीं है, या कुछ अगर दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा भुखमरी की हालत हो रही है, तो उस टाइम के लिए इन्होंने घेरा डालो आंदोलन को प्रमोट किया था। ये क्या कहते हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी इनकी जो थी, ये द सोशलिस्ट पार्टी बिलीव्स इन द मेथड ऑफ घेरा डालो आंदोलन विच मेक्स एन अपील टू द गवर्नमेंट ईदर टू गिव ब्रेड टू दी हंग्री पीपल और सेंड देम टू जेल। ये लोग क्या कहते थे कि जो सरकार है, या तो भाई आप हमें खाना दो खाने के लिए, या फिर हमें जेल में डाल दो। इस तरीके से ये बड़ी बड़ी जो सरकारी जो ऑफिसेज होते थे, या अलग अलग ट्रेडर्स होते थे, या फिर जो जमाखोर जो होते थे जहाँ पर अनाज इकट्ठा करके रखते थे जो लोग, उनके पास में कई सारे लोग क्या होते थे, भीड़ पूरा एक तरीके से घेराव कर लेती थी उस जगह का, और फिर वहाँ पर और आंदोलन करने लगती थी कि भाई या तो हमें अनाज दे दो, हमें खाना दे दो, या फिर हमें जेल में डाल दो आप, लेकिन हम भूख से तो नहीं मरेंगे। तो इस तरीके के कई सारे मूवमेंट्स को प्रमोट किया था राम मनोहर लोहिया ने। जैसे यूपी के आपके देवरिया में, या फिर दालतोनगंज जो है बिहार में, इन सब जगहों पर क्या था 1958 के अराउंड ऐसे मूवमेंट्स इन्होंने लॉन्च किए थे। देखो, 2 तरीके से ये बात करते थे घेरा आंदोलन की या घेराव आंदोलन की, कि एक तो पहले क्या है
कि जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको क्या करना चाहिए, अन्न बांटो या फिर डिस्ट्रीब्यूट फूड मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले। इसमें क्या होगा कि इसमें जो अंडर दिस मूवमेंट हंग्री मासेस शुड पीसफुली सीज गोडाउन्स वे ए फूड ग्रेन्स। इसमें बेसिकली जो भी भूखे लोग हैं उनको गोडाउन को सील करके पूरा आपस में जितना भी अनाज वो इकट्ठा करेंगे उसे मेज़र करके इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और जिस भी तरीके से उन्होंने मेजर किया है, जितना भी आया है, पूरा सब एक तरीके से हिसाब रख करके उन्हें चलना चाहिए। इसके अलावा ये दूसरा एक मेथड बताते हैं कि हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है, कि जितने लोग भूखे हैं आप उनके बीच में जा कर के जितना भी खाना है उसको आपस में नॉन वायलेंस के साथ, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा करे आप उसको बांट दो। ठीक, तो दो तरीके से इनके मूवमेंट्स थे कि एक में तो ये हिसाब किताब रखते थे और बाद में क्या था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा पैसा वापस लेते थे। ठीक, जब लोगों के पास पैसा आ गया तो वो थोड़ा सा उससे जो कैश है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेते थे। एक तो हिसाब रख के हुआ, दूसरे में क्या होता था कि हिसाब नहीं रखते थे, भाई बांट दिया आपने खाना और जितना जिसको मिला उसने उतना खा लिया। तो इस तरीके से थोड़े से देखिए ये आइडियाज़ या ये जो आंदोलन है आपको अभी थोड़े से अजीब लगेंगे, बट जो पुराने इंडियन जो थिंकर्स थे या लीडर्स थे, जैसे गांधी जी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जब हमने उनके इकोनॉमिक आइडियाज़ को डिस्कस किया था, वो कहते थे कि आपको खाकी पहनना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाओ जिसमें कोई वायलेंस ना होता हो, और इंडस्ट्रीज़ लगाओ ही ना, मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करो ही ना। तो वो सारी चीज़ें उस समय पर सुनने में अच्छी लगती थी, ये उस समय के लोग उससे ज़्यादा रिलेट करते थे। आज के डेवलपमेंट के टाइम पर ये सारे जो इकोनॉमिक आइडियाज़ है ये उतने प्रॉपर नहीं लगते हैं। सेम चीज़ मनोहर लोहिया के साथ भी थी कि इनके जो आइडियाज़ है वो उस टाइम पर पॉपुलराइज हुए, मगर आज के टाइम पे आपको थोड़े से ये अजीब आइडियाज़ लगेंगे या फिर थोड़ा सा आपको उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं। जैसे अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा कई सारे प्रिंसिपल्स आपके सोशलिज्म पर बेस्ड है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये डेमोक्रेसी को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे। देखिए राम मनोहर लोहिया जी जो है ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की ये बात करते थे। ये कहते थे कि बिना डेमोक्रेसी के तो सोशलिज्म हो ही नहीं सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहली बात तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका सोशलिज्म हो पाएगा। तो चलिए इनका इंडियन इकोनॉमिक थॉट में हम लोग प्लेस भी देख लेंगे। ये इंडिविजुअल फ्रीडम के बहुत बड़े सपोर्टर थे, सोशलिज्म के सपोर्टर थे, और डिवीजन ऑफ पावर्स को भी ये सपोर्ट करते थे। और ये जो बेसिकली है क्रिटिक थे एक तरीके से कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के, और किसी भी तरीके की डायरेक्ट जो हेल्प है वो आपका जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उससे लेने की बजाय में ये इन्होंने एक क्या दिया था आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये बात करते हैं। ये ऐसी अथॉरिटी बनानी चाहिए जहाँ पर जो रिच नेशंस है वो पुअर नेशंस की मदद कर सके या उनको कुछ तरीके के फेवर्स दे सके इंटरनेशनल ट्रेड में। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोला है। इसके बाद में इन्होंने कैपिटलिज्म को, कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो ओवरऑल इनका जो इकोनॉमिक आइडियाज़ है वो सोशलिज्म के ही अराउंड या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ही अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स में या फिर इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट राम मनोहर लोहिया। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड नोट्स या फिर आपको कई सारे डिस्कशंस मिल जाते हैं। कई कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो आप वहाँ पर भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।